किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। तो आइए दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और उनके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को जानेंगे और इस टॉपिक को आज एंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मांडू का पुराना नाम क्या था? ठीक है, मांडू का पुराना नाम क्या था? दसपुर, सादियाबाद, मयूरवन, अनलपुर। तो याद रखना दोस्तों, मांडू का पुराना नाम था सादियाबाद। क्या था? मांडू का पुराना नाम सादियाबाद था। ठीक है, यदि कभी आपसे पूछे दोस्तों कि सांची का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखना सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम था, मंदसौर का दसपुर था, पचमढ़ी का पंचालगढ़ था, दमोह का तुंडीकर, सादियाबाद मांडू का, ठीक है, मयूरभंज दोस्तों मुरैना का, दिलीप नगर दतिया का, भेलसा नगर विदिशा का, खानदेश बुरहानपुर का, अनलपुर शिवपुरी का और मुड़वारा कटनी का। ठीक है, इन दोस्तों इन पॉइंट को आप बिल्कुल याद कर रखें। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की बिल्कुल 100% संभावना रहती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका से किस काल के साक्ष्य मिलते हैं? तो याद रखना दोस्तों, भीमबेटका से पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। कौन से काल के? पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और भीमबेटका दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, चलो देखते हैं भीमबेटका के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। देखिए, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 में किसने की थी? विष्णुधर बाकड़कर ने की थी। किसने? 1957 में विष्णुधर बाकड़कर ने की थी। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है। ठीक है, और पुरापाषाण काल के साक्ष्य भीमबेटका से मिलते हैं। इतने पॉइंट आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इसे क्या हुआ था, 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। साथ ही दोस्तों 1990 में याद रखना कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भोपाल ने इसे क्या किया था? राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। तो याद रखना 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित और 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था भीमबेटका। ठीक है, और खोज 1957 में विष्णुधर बाकड़कर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाणीन कालीन स्थल नबदा टोली की खोज किसने की है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ताम्रपाषाण कालीन स्थल नबदा टोली की खोज की है HD सांकलिया ने। किसने? HD सांकलिया ने की है ताम्रपाषाण कालीन स्थल नबदा टोली की खोज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और विष्णुधर बाकड़कर ने किसकी खोज की थी? भीमबेटका की। HB त्रिवेदी है दोस्तों, इन्होंने एक जगह है मंदसौर में आवरा। ठीक है, आवरा मंदसौर की खोज किसने की है? HB त्रिवेदी ने की है। और RB जोशी ने दोस्तों किसकी खोज की है? आदमगढ़ होशंगाबाद की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मध्य पाषाण काल से संबंधित पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। और आदमगढ़ कौन से जिले में आता है? होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, और इनकी खोज किसने की है? RB जोशी ने की है। ठीक दोस्तों, विकिपीडिया में जाते हैं तो और कुछ नाम बताता है। ठीक है, लेकिन आप RB जोशी याद रखेंगे। ठीक है, RB जोशी ने किसकी खोज की है? आदमगढ़ होशंगाबाद की खोज की है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, कायथा, एरल, डांगवाला और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब सभी जगह से ताम्रपाषाण युग के क्या मिले हैं? साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब ये बताना है मेरे को कि कायथा कहाँ पर है, एरल कहाँ है। तो कि कायथा आपका पड़ता है उज्जैन में। कहाँ पड़ता है? उज्जैन में। एरल पड़ता है सागर में। ठीक है, और डांग वाला भी कहाँ पड़ता है? उज्जैन में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों। अब चलो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य और कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कायथा उज्जैन से, ठीक है, नवदा टोली खरगोन से, एरल सागर से और डांगवाला उज्जैन से क्या मिले हैं? मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह कहा था आपके अमीर खुसरो ने। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। और अमीर खुसरो को दोस्तों तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी। किसकी? तोता ए हिंद की उपाधि या तोता हिंद कहा जाता था। ठीक है, और दोस्तों कहते हैं कि इसने 8 सुल्तानों का काल देखा था। किसने सुल्तान का? 8 सुल्तानों का काल देखा था अमीर खुसरो ने। और तबला, कव्वाली आदि का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं एरड़ सागर से। कहाँ से मिलते हैं? एरड़ जो कहाँ पर आता है? सागर जिले में आता है। यहाँ से दोस्तों सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। हुआ क्या था दोस्तों? हूणों का आक्रमण हुआ था। कौन सा आक्रमण? हूण आक्रमण हुआ था। और हूण आक्रमण में क्या हुआ था? एक भानुगुप्त का सेनापति था दोस्तों, गोपराज। क्या हुआ है? गोपराज। ठीक, तो गोपराज क्या होता है? उस युद्ध में मारा जाता है। तो गोपराज की जो पत्नी रहती है दोस्तों, वो ही वहाँ पर क्या होती है? सती होती है। तो उसी के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? एरड़ सागर से मध्य प्रदेश में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्जरा अभिलेख किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, गुर्जरा अभिलेख जो है दतिया जिले में स्थित है। और इसी अभिलेख में दोस्तों अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक का नाम मिलता है, अशोक का नाम मिलता है देव नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी जो भी हो, है ना, प्रियदर्शी भी कह सकते हैं, प्रियदर्शी भी कह सकते हैं। ठीक है, अशोक का नाम क्या मिलता है? देव नाम प्रियदर्शनी, मतलब जो देवों को प्रिय हो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपिया अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सुपिया अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो सुपिया अभिलेख जो है दोस्तों वो कहाँ से मिलता है? सुपिया अभिलेख मिलता है रीवा से। कहाँ से मिलता है? सुपिया अभिलेख रीवा से मिलता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो सुपिया अभिलेख है ना, इससे गुप्त वंश की वंशावली का वर्णन पता चलता है। किसका? गुप्त वंश की वंशावली का वर्णन पता चलता है। और इस अभिलेख में दोस्तों, सुपिया अभिलेख में जो गुप्त वंश है, इसको कौन सा वंश कहा गया है? घटोत्कच वंश कहा गया है। कौन सा वंश? घटोत्कच वंश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो याद रखना, सांची स्तूप की खोज की थी जनरल टेलर ने। और सांची कहाँ पर है दोस्तों? सांची आता है आपके रायसेन जिले में। ठीक है, रायसेन जिले में आता है। इसको 1989 में दोस्तों विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, मतलब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसका निर्माण किसने कराया था? निर्माण कराया था दोस्तों सम्राट अशोक ने। किसके कहने पर? अपनी पत्नी श्रीदेवी के कहने पर करवाया था। और श्रीदेवी कौन थी दोस्तों? ये विदिशा के एक सेठ थे, उनकी पुत्री थी श्रीदेवी। ठीक है, या महादेवी जो भी मिल जाए नाम। ठीक है, और इसकी खोज 1818 में, किसमें? 1818 में जनरल टेलर ने की थी। तो इस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1818 में खोज जनरल टेलर ने की थी। 1989 में इसको क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मिलती है दसपुर अभिलेख से। और इसको मंदसौर अभिलेख भी कहा जाता है। कौन सा अभिलेख? मंदसौर अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि मंदसौर का पुराना नाम क्या था? दसपुर ही था ना, इसलिए याद रखना दसपुर अभिलेख को मंदसौर अभिलेख भी कहा जाता है। और वहाँ से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इस जो अभिलेख है इसमें क्या उल्लेख मिलता है? तो सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। और इसमें विक्रम तिथि का उल्लेख भी मिलता है। कौन सी तिथि? विक्रम तिथि का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम में किस वंश की जानकारी मिलती है? ठीक है, तो कालिदास की जो रचना है दोस्तों मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, इसमें दोस्तों शुंग वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, आपको पता है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? विदिशा को बनाया था। और विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? बेलचानगर था। ठीक है, तो दोस्तों जो मालविकाग्निमित्रम है ना, ठीक है, ये कालिदास की रचना है और इसमें अग्निमित्र और मालविका का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके साथ हुआ था? पहली चीज तो आपको पता होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की एक नदी है नर्मदा नदी, उसका प्राचीन नाम क्या था? रेवा था। ठीक है, तो रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो पुलकेशिन द्वितीय थे ना, इसने हर्ष को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था और परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि? परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। एक चीनी आदमी था दोस्तों हेनसांग, आपने सुना होगा उसका नाम। तो वो कहता है कि हेनसांग के अनुसार, मतलब हेनसांग ये कहता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को, मतलब पुलकेशिन द्वितीय ने क्या हुआ? हर्ष को नर्मदा नदी पार करने से रोका था। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको? हर्ष को। किसके लिए? नर्मदा नदी को पार करने से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो याद रखना मध्य प्रदेश में रेवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश की यात्रा किस शासक के दौरान की थी? तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। किसका? अरब यात्री सुलेमान ने मध्य प्रदेश की यात्रा मिहिर भोज के शासन में की थी। और मिहिर भोज जो था दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। कौन से वंश का? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज। ठीक है, और इसी के समय में दोस्तों कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान आया था। ठीक है, और मिहिर भोज को दोस्तों जो ग्वालियर अभिलेख है ना, उसमें आदि बराह की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि? आदि बराह की उपाधि ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। कौन था? नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था।
9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने की थी। और चंदेल वंश के एक संस्थापक, चंदेल वंश के एक शासक हुए दोस्तों जयशक्ति, उनके नाम पर तो इस वंश को जेजाक भुक्ति वंश भी कहा जाता है। कौन सा वंश? जेजाक भुक्ति, ठीक है, जेजाक भुक्ति वंश भी कहा जाता है। अच्छा, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी? याद रखना, चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो, ठीक है। तो खजुराहो कौन से जिले में आता है? खजुराहो आता है छतरपुर जिले में। कालांतर में इसकी राजधानी दोस्तों कालिंजर को बनाया गया था। किसको? कालिंजर को भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लगभग लास्ट क्वेश्चन है। आल्हा उदल किसके सेनापति थे? तो आल्हा उदल जो दोस्तों चंदेल शासक के सेनापति थे। किसके? चंदेल शासक के सेनापति थे। और चंदेल शासक थे दोस्तों परमर्दी देव, ठीक है, परमर्दी देव चंदेल शासक थे। उनका कौन थे? सेनापति थे। और दोस्तों जो कहते हैं कि इन्होंने 52 लड़ाई लड़ी थी। कितनी? 52, 52 लड़ाई लड़ी थी, जिनका वर्णन कहाँ मिलता है? जो आल्हा गायन होता है ना, उसमें मिलता है, ठीक है। और जो ऐसा कहते हैं कि आल्हा उदल को दोस्तों शारदा माता जो मैहर वाली हैं, उनसे अमरता का वरदान प्राप्त है। किसका वरदान प्राप्त है? अमरता का, मतलब ये लोग अमर हैं, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आज के मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आपकी इससे प्रैक्टिस हो रही है, आपका दिमाग खुला रहेगा, ठीक है। इसलिए कि क्योंकि आप जब जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना, आप घबरा जाओगे, ठीक है। और याद रखना, जब घबराओगे ना, तो याद रखना अभी आप मेरे वीडियो को नहीं देखोगे ना, तो आप याद रखना फाइनली जब एग्जाम किनारे आएगा तो आप कहोगे कि नहीं यार, वही 10-10 मिनट 15-15 मिनट वाली वीडियो देख लेते हैं, उनसे हमारा कुछ भला हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। और जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा तो आप देखना यहीं पर दौड़ के आओगे, क्योंकि 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन यूट्यूब के अंदर कोई नहीं कराएगा, ठीक है, इतनी डिटेल के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।